फिलोसफी ऑफ लॉ में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ किन किन ज़राए से वकू पजीर होता है, किन किन ज़राए से जो है लॉ बनता है। सोर्सेज ऑफ लॉ वी विल डिस्कस टुडे। इसका सबसे पहला है जी इंट्रोडक्शन। इट इज़ सेंस ऑफ सॉवरन और द स्टेट। अब किसकी डेफिनेशन हो रही है जी? सोर्सेज ऑफ लॉ की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ की डेफिनेशन जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ सेंस ऑफ सॉवरन और द स्टेट। ये एक समझ बूझ या उनकी ख्वाहिश, विल भी कह सकते हैं, या तो एक हाकमियत आला की ख्वाहिश, सॉवरन खुद मुख्तार इदारा, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, या बॉडी ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा या एक पर्सन जैसे किंग वगैरह हो सकता है, या एक लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेजिस्लेचर क्या होता है जी? कि बॉडी ऑफ ए पर्सन हु मेक्स लॉज। हमारी लेजिस्लेशन अथॉरिटी पाकिस्तान में क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है। तो वो कहते हैं कि इट इज़ सेंस ऑफ सॉवरन और द स्टेट। ये एक हाकमियत, एक इंडिपेंडेंट इदारे की हाकमियत आला जिसे कहते हैं, या एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इदारा, ऑर्गन, या एक रियासत की विश है, ख्वाहिश है, सेंस है, फ्रॉम विच लॉ ड्राइव, जिसके ज़रिए कानून बनाए जाते हैं। फ्रॉम विच लॉ ड्राइव्स इट फोर्स और वैलिडिटी। इसकी ताकत या इसका वैलिड होना, यानी कि इसका रियल होना या एप्लीकेबल होना या नॉट एप्लीकेबल होना, लीगल होना या नॉट लीगल होना। वैलिड कहते हैं कि इसका लीगली होना, वैलिडिटी मीन्स लीगली होना, यानी कि ऐसी सेंस ऑफ स्टेट या और ये जो सॉवरन फ्रॉम विच लॉ ड्राइव्स इट फोर्स और वैलिडिटी। सम टाइम इट डोनेट द कॉजेज ऑफ लॉज। कुछ कई दफ़ा या कई मकाम पे जो है ये लॉ की वजूहात बताता है, लॉ बनने की वजूहात बताता है। कॉजेज ऑफ लॉ मीन्स लॉ बनने की वजूहात बताता है। और द मैटर ऑफ विच द लॉ इज़ कंपोज्ड, और ऐसे मामलात को भी बताता है जिनकी वजह से कानून को कंपोज किया गया है, बनाया गया है। इट आल्सो पॉइंटेड आउट द ओरिजिन ऑफ द बिगनिंग ऑफ द लॉ स्ट्रीम। इट आल्सो पॉइंटेड आउट द ओरिजिन। ये जो है पॉइंट आउट करता है ओरिजिन को, कि कहाँ से कानून निकला। ओरिजिन मीन्स कहाँ से कानून की इब्तिदा हुई, ओरिजिन, उसकी बेस, उसकी प्राइमरी सोर्स जो है उसको डिफ़ाइन करता है, ओरिजिन को डिफ़ाइन करता है कि कहाँ से कानून निकला। और द बिगनिंग ऑफ द लॉ स्ट्रीम, और या ये बताता है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या बताता है कि बिगनिंग ऑफ द लॉ स्ट्रीम, कानून की इब्तिदा। कौन सी स्ट्रीम कहते हैं? वैसे तो एक नाले को, पाइप को, या नाला जो कह लें जहाँ से कानून आ रहा होता है, लॉ स्ट्रीम की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? ये सेंस ऑफ फॉरेन है, ये सॉवरन है और या स्टेट है। फ्रॉम विच लॉ ड्राइव इट फोर्स और वैलिडिटी, जिसके ज़रिए कानून बनाया जाता है, उसकी वैलिडिटी मुतय्यन की जाती है। सम टाइम इट डोनेट द कॉज ऑफ लॉ, लॉ की कॉज बताई जाती है। यानी कि सोर्सेज क्या है, ज़राए क्या है, कानून बनाने के ज़राए क्या हैं। आज ये हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉ, किन किन ज़राए से कोई कानून बनता है। अब कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ऑफ ए कंट्री जो है वो लेजिस्लेचर होती है। वो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करके कानून बनाती है, लॉज बनाती है मुल्क के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, निज़ाम अदल जो है वो मुल्क में बहाल रहे, इंसाफ का बोलबाला हो, मुल्क में लोगों के एक इंडिपेंडेंट स्टेट में लोगों के रवैयों को कंट्रोल किया जा सके। किस तरह लोगों को कंडक्ट को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह लोगों के कंडक्ट को मॉनिटराइज किया जाएगा, तो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, लोगों के रवैयों को कंट्रोल करने के लिए, कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक स्ट्रीम में लाने के लिए, एक रेगुलेशन में लाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, ताकि जो है सोसाइटी एक बड़ी मैनेज और वो एक अच्छी सोसाइटी बन सके, ताकि उसके अंदर कोई भी
बेचैनी ना हो, अमन हो, सुकून हो, अमन सुकून पीस हार्मनी के लिए लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है। वरना तो फिर मैन क्या हो जाएगा जी, एक सोशल एनिमल है मैन, कहा गया है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, यानी कि इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कानून नहीं होगा तो फिर जिसकी लाठी उसकी बैल, जो पावरफुल होगा उसकी ज़्यादा वेटेज होगी, बाकी गरीब बंदा तो या कमज़ोर वीकर बंदा जो है वो हार जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसको डिफ़ाइन किसको किया जी, सोर्सेज ऑफ लॉ को कैसे डिफ़ाइन किया, समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा, सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, नेक्स्ट ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ कैसे क्या होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं बैनुल अक़वामी मुआहदात, जो हम एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, एक मुल्क की गवर्नमेंट दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक मुल्क की नेशन के बंदे दूसरी मुल्क की नेशन के बंदे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो भी इसमें आएगा। तो ट्रीटीज़ क्या हुई कि दो मुल्कों की गवर्नमेंट, दो नेशंस की गवर्नमेंट जो है वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, दैट इज़ नोन एज ट्रीटीज़, उसे कहेंगे ट्रीटी। स्टैच्यूट, स्टैच्यूट क्या होता है, लिखे हुए कानून, किसी भी मुल्क के जो है पीनल लॉज वगैरह जो होते हैं उसे कहते हैं स्टैच्यूट, लिखे हुए कानून। और कस्टम या रिवायात, रस्म व रिवायात। तो डिक्शनरी, लॉ की डिक्शनरी सोर्सेज ऑफ लॉ को बता रही है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में से होगा, ट्रीटीज में से होगा, स्टैच्यूट में से होगा, या कस्टम में से होगा। कस्टम क्या है, रस्म व रिवायात, ठीक है। दैट प्रोवाइड अथॉरिटी, जो प्रोवाइड करती है अथॉरिटी फॉर ए लेजिस्लेशन एंड फॉर जुडिशल डिसीजन, जो एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कानून साजी के लिए, कानून बनाने के लिए, एंड फॉर जुडिशल डिसीजन, और अदालती फैसलों के लिए ये एक अथॉरिटी प्रोवाइड करती है सोर्सेज ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू द ऑस्टन, ऑस्टन अब आ गया, ऑस्टन ने इसको 3 सेंसेस में बयान किया है सोर्सेज ऑफ लॉ को। फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट सेंस क्या है इसकी, टर्म रेफर टू द इमीडिएट और डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ ए लॉ। वो कहता है कि ऐसी टर्म, ये सोर्स ऑफ लॉ एक टर्म है, एक टर्म है जो कि रेफर टू इमीडिएट, जो कि रेफ़र करती है, बताती है इमीडिएट फौरी तौर पे, और डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, और जो डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ को बताती है कि लॉ कहाँ से आया है, डायरेक्टली बताया जाता है, या कि कहाँ से ड्राइव किया गया, डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ बताती है ये सोर्सेज। सेकेंडली कहता है कि टर्म रेफर, फिर वही बात करेंगे, ऐसी टर्म, ये सोर्सेज ऑफ लॉ टर्म रेफर टू द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रेफ़र करता है। सेकेंडली क्या कहता है ये ऑस्टन कहता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रेफ़र करता है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्या होता है कि हिस्ट्री से कोई डॉक्यूमेंट चला आ रहा हो, इट्स मीन कि हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में लॉज बने थे उनकी बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री में लॉज बने थे उन्हें कहते हैं ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है फ्रॉम विच बॉडी ऑफ लॉ कैन बी नोन, जिनकी वजह से, ऐसे हिस्ट्री के लॉज जिनकी वजह से बॉडी ऑफ लॉ कैन बी नोन, जिनकी वजह से बॉडी ऑफ लॉ कैन बी नोन। स्टैच्यूट, स्टैच्यूट की बात कर रहा है कि जिसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, उसे स्टैच्यूट या पीनल लॉज कहते हैं, तो उसकी वजह से लॉ पहचाना जाता है। सेकंड नंबर पे ये कहता है। थर्ड नंबर पे कह रहा है, थर्ड प्लेस पे कह रहा है, टर्म रेफर टू द कॉज which have brought into existing the law, यानी कि ये टर्म रेफ़र करती है ऐसी कॉज को, ऐसी वजह को जिसकी वजह से लॉ जो है वो कम टू इन एन एग्जिस्टेंस, यानी कि वकू पजीर होते हैं। कवानीन जो है जिनकी वजह से वकू पजीर होते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ की वजह से कानून जो है वो वकू पजीर होते हैं, वजूद में आते हैं। अब उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ, इसके अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ 2 मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मल सोर्स, नंबर 2 इज़ मटीरियल सोर्स। Formal source and material source. What is meant by formal source? Formal source, the entire body of जो है civil laws, entire body of civil laws has sprung from the will and power of the state as it manifested in its course of justice, यानी कि ऐसे
जो है इंटायर बॉडी ऑफ सिविल लॉज की इंटायर बॉडी जिनकी वजह से स्टेट को विल और उसकी पावर, स्टेट की पावर जो है वो बनती है, उसे कहते हैं जी फॉर्मल सोर्सेज। नंबर सेकंड पे है लीगल सोर्सेज। जैसे कि फॉर्मल सोर्सेज था, चले मटेरियल सोर्सेज की बात पहले गलत है, मटेरियल पहले मेन दो है ना, सोर्सेज आ गए फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज का मैंने बता दिया, छोटी सी बात के इंटायर बॉडी ऑफ सिविल लॉज को जो है वो फॉर्मल सोर्सेज कहा जाएगा, कि जो पहले ही सिविल लॉ पढ़े हुए हैं उसको कहेंगे जी ये हमारा फॉर्मल सोर्स है, चाहे वो किसी दुनिया के लॉज हों या उसी कंट्री के सिविल लॉज हों, उन्हें फॉर्मल सोर्सेज कहा जाएगा। और मटेरियल सोर्स जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया, सच सोर्सेज फ्रॉम विच लॉ ड्राइव not its validity but the matter of substance of which it is composed। क्या कह रहा है कि such sources from which law drives, ऐसे सोर्सेज जिनकी वजह से कानून जो है वो अखज़ किया जाता है, ड्राइव मीन्स अखज़ किया जाता है, ऐसे सोर्सेज जिनकी वजह से कानून ड्राइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है, वो मटेरियल सोर्सेज है। अब मटेरियल सोर्सेज की भी आगे से सब टू काइंड्स हैं, नंबर 1 हिस्टोरिकल सोर्स, नंबर 2 लीगल सोर्स। अब हिस्टोरिकल सोर्स की पहले भी बात हुई कि ये बताता है हमें कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे मैंने ऑस्टिन के सेकंड पॉइंट में की थी कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो वही बात हिस्टोरिकल सोर्स क्या है कि हिस्ट्री को देखा जाएगा कि हिस्ट्री में लॉज कैसे बनते थे, क्या लॉज थे, लॉज को देखा जाएगा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा, जो पहले से ही लॉज हिस्ट्री में बने हुए थे, वो हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया। लॉ बनाने में उसे क्या कहेंगे जी, हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ। सेकंड नंबर पे आएगा जी लीगल सोर्सेज। अब लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ वो कंसिस्ट ऑफ सच सोर्सेज ऑफ लॉ एज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इटसेल्फ, ऐसे सोर्सेज जिनको लॉ रिकॉग्नाइज्ड करता है, पहचानता है, वेटेज देता है, उसकी जो है लीगैलिटी को एक्सेप्ट करता है लॉ इटसेल्फ, उसे कहते हैं लीगल सोर्सेज, जिसे कानून खुद जो है वो मानता है। हिस्टोरिकल सोर्स हिस्ट्री में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कानून बनते हैं, रोमन लॉज को देखेंगे, इंग्लिश लॉज को देखेंगे, उसके बाद जो है इस्लामिक लॉज को भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल में कोई भी लॉज हो सकते हैं। और उसके बाद लीगल सोर्सेज में आ जाते हैं आगे से, लीगल सोर्सेज जिसको लॉ रिकॉग्नाइज्ड करता है, पहचानता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम एंड एग्रीमेंट, ये 3-4 जो है ये लीगल सोर्सेज आते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। सबसे पहले आ जाता है जी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जो है वो क्या होता है, कानून साजी। इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, लेजिस्लेशन का भी कराया है, प्रेसिडेंट का भी कराया है, कस्टम का भी कराया है, एग्रीमेंट आई थिंक रह गया था, एग्रीमेंट का भी आपको सेपरेट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। लेजिस्लेशन क्या होता है, कानून साजी। अब लेजिस्लेशन कौन करता है, कानून साजी कौन करता है? एक स्टेट जो है, एक रियासत जो है, स्टेट के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, या लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। यानी कि स्टेट है, रियासत है, उसके 3 पिलर है। नंबर 1 पे क्या होगा, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, नंबर 3 में जुडिशरी। ये 3 पिलर्स ऑफ स्टेट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, इनकी वजह से एक रियासत जो है वो चलती है। तो इसमें बात हो रही थी लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला इदारा, कानून साज, कानून बनाने वाला इदारा। वो क्या होगा जी हमारे कंट्री में, पार्लियामेंट। ये क्या होगा, पार्लियामेंट। अभी आप लोग ज़रा खामोश रहे, फिर आपको भी सवालों का दिया जाएगा जवाब, मौका दिया जाएगा बोलने का, ज़रा पहले सुन लें।
पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? कानून साज इदारा है। वहाँ पे बिल पास होते हैं, बिल पास होके एक कानून की शक्ल 2/3 मेजोरिटी के साथ बन जाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर कहलाता है। और लेजिस्लेशन कानून साजी, लेजिस्लेचर कानून साज इदारा, ये इदारा है। ये पार्लियामेंट एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट है या इदारा कह लो, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं। और जो वो काम करती है उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। काम कौन सा करना? कानून बनाने के काम को लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होती है जी? नज़ीर मिसाल। नज़ीर मिसाल यानी कि कोर्ट के अंदर जो है प्रेसिडेंट का बड़ा डिटेल आपको टॉपिक करवाया था मैंने, उसके अंदर बताया गया था कि जी प्रेसिडेंट क्या होती है? नज़ीर मिसाल, ऐसी नज़ीर ऐसी मिसाल जो लोअर कोर्ट में अपर कोर्ट के फैसले दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डेली केसेस होते हैं वो पब्लिश भी होते हैं और रिटन टाइपिंग होके फाइल में भी बन जाते हैं, फाइल का हिस्सा भी होते हैं, मिसल का हिस्सा भी होते हैं। तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो ऑर्डर होते हैं ना कोर्ट्स के, तो उसको कोई भी बंदा जो है वो गवर्नमेंट से अटेस्टेड कॉपी उसकी हासिल कर सकता है। अब जब हमने लोअर कोर्ट में फॉर एग्जांपल एक डकैती का केस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सेम सर्कमस्टांसेस जो थे, फैक्ट वगैरह सारे सेम थे, वैसे ही फैक्ट, वैसे ही मटेरियल फैक्ट जो है वो सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पहले ही डिसाइड कर दिए कि इस पे ये लॉ बनेगा या इसके बारे में ये लॉ है या ये ऐसे डील किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? प्रेसिडेंट। अब वो फैसले लोअर कोर्ट में ला के दिए जाएंगे कि ये आला अदलियों के, अपर अथॉरिटीज़ के, सुपीरियर कोर्ट के, एपेलेट कोर्ट के फैसले हैं, ये जो है जजेस को, लोअर कोर्ट के जजेस को दिए जाएंगे ताकि उनको अपने डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्पफुल हासिल हो, डिसीजन करने में आसानी हो। और ये प्रेसिडेंट जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग है। क्या कि इससे जो है ये ऐसा सोर्स है प्रेसिडेंट के, मुख्तलिफ जजेस के, जो जजेस जो होते हैं ना उन्हें कहा जाता है कि जजेस आर द स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड। बोलता हुआ कानून, किताबों में तो कानून पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन जजेस जो है वो स्पीकिंग लॉ ऑफ द लैंड है। तो वो भी जो है लॉ की जो है वो कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। और लॉयर्स जो है हम लोग उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लॉ की इंटरप्रिटेशन में लॉयर और जजेस जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब एक लॉ की इंटरप्रिटेशन नए तरीके से हो जाए तो वो भी एक प्रेसिडेंट की हैसियत इख्तियार कर लेती है, ठीक है, नज़ीर मिसाल की। फिर वो भी एक हमारा जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट के बाद वो जो लॉ मेकिंग मशीनरी पार्लियामेंट है हमारी, लेजिस्लेचर है, वो जब लॉ कोई बनाने लगेगी वो लेजिस्लेशन प्रोसेस शुरू करेगी। उसके बाद दूसरे मुल्कों की कानून साजी का प्रोसेस देखेगी। लेजिस्लेशन में क्या देखेगी? दूसरे कंट्रीज़ का या अपने कंट्रीज़ के कानून साजी का प्रोसेस देखेगी। लेजिस्लेशन उसे कहेंगे। सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट देखेगी। प्रेसिडेंट में देखेगी कि भाई अदलिया के, जजिस के, जो अब एपेलेट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, हाई कोर्ट के जो फैसले, एपेलेट कोर्ट के, वो क्या थे, उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन कर दिया, कैसे एक्सप्लेन कर दिया, तो वो प्रेसिडेंट है। ये भी सोर्स ऑफ लॉ है। इसकी मदद से भी कुछ लॉज बनाए जाएंगे, हेल्प ली जाएगी न्यू लॉज बनाने में, क्योंकि डेली लॉ की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। एक वर्ड के बाद कॉमा आ जाए तो उस लाइन का मतलब और है, डॉट आ जाए तो उसी लाइन का मतलब चेंज हो जाता है लॉ में। तो इसीलिए लेजिस्लेचर जो है वो क्या करेगी कि प्रेसिडेंट को भी देखेगी लॉ बनाने में। आफ्टर दैट क्या होगा? कस्टम रिवाज, रस्म रिवाज जो होता है एक इलाके का। मैंने बताया था कि कस्टम किसे कहते हैं? फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी कम्युनिटी की या सिटीजन्स की या एक ओरिजिन में रहने वाले लोगों की जो प्रैक्टिसेस है, जनरल प्रैक्टिसेस जो एथिकल हो, जो नॉट अगेंस्ट द लॉ हो, ठीक है, जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, ऐसी रस्म व
जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो, नॉट अगेंस्ट द लॉ हो, एथिकल हो, अखलाकियात के बराबर हो और नेचुरल लॉ के अगेंस्ट ना हो, तो वो कस्टम बन जाएगा जब जनरली होगा। और उसके अंदर कंटिन्यूटी मैंने कि मुसलसल तसलसल ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें जी लोगों ने एक रस्म बनाई उस इलाके के कि जनाब हमने जो है दूल्हा को फॉर एग्जांपल मैरिज में जो है दुल्हन को इतने पैसे देने हैं या उसको जहेज़ देना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जहेज़ डोवरी जो है वो नहीं है हमारा टॉपिक, लेकिन बताने का मकसद है कि अगर डोवरी देना उस इलाके की कस्टम बन गई है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लोग उसे जनरली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसके अंदर कंटिन्यूटी भी है, उसके अंदर ब्रेकेज नहीं है, लोग कंटिन्यूसली जो है उसे अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, एथिकल भी है, वो हर चीज़ है, तो वो जो लॉ बन गया है, एक रस्म बन गई, कानून बन गया, तो वो जो है वो कस्टम कहलाएगी। और वो कस्टम भी सोर्सेज ऑफ लॉ में एक अहम किरदार अदा करेगी, लॉ बनाने में वो कस्टम अदा करेगी, एक पार्ट अपना पार्ट अदा करेगी कि सोर्सेज ऑफ लॉ वो लेगी या तो प्रेसिडेंट से या फिर लेगी वो कस्टम से। इन सब कुछ चीज़ों को पार्लियामेंट लेजिस्लेचर देखेगा कि लेजिस्लेशन कैसे होती है, सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट को देखेगा, थर्ड नंबर पे वो देखेगा कस्टम को। कस्टम क्या है? रस्म व रिवाज अभी बता दिया, जो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चली आ रही हो। उसके बाद आता है जी एग्रीमेंट जो होते हैं, ट्रीटीज़ भी इसमें आएगा, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट। ट्रीटीज़ जो होंगे वो बैनुल अक़वामी मुआहदात होंगे, इसके आगे ट्रीटीज़ भी लिख सकते हैं, TREATI, ट्रीटीज़ भी लिख लें जी, प्लस ट्रीटीज़, ये भी सोर्सेज ऑफ लॉज है। एग्रीमेंट क्या है जी? एग्रीमेंट प्लस ट्रीटीज़, ये सोर्सेज ऑफ लॉ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब अगर एग्रीमेंट की बात करते हैं, दो मुल्कों के रहने वाले नेशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। जो इंडिविजुअल दो कंट्रीज़ में रहते हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके जब उसको ड्रॉन कर लिया, लिख लिया, उसके ऊपर सिग्नेचर कर लिया, अब वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। पहले था एग्रीमेंट ज़बानी, अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो लिखी हुई फॉर्म में आ गया, टर्म एंड कंडीशन आ गई। तो कुछ ऐसी शर्त व शराइत, एग्रीमेंट क्या है? सम ऑफ टर्म एंड कंडीशन, शर्त व शराइत का मजमुआ क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। तो एग्रीमेंट जो है उसके अंदर कुछ ऐसी शर्तें लिखी गई जो लॉ को पसंद आ गई कि यार ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त शर्त है। जैसे कि आजकल नॉर्मली हम लोग बयाने के जो है वो लिखते हैं कि जी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसका जो है एक बयाने का स्टैम्प पेपर लिखते हैं कि जी इन्होंने डाउन पेमेंट इतनी दे दी है, इस जो है वो शराइत पे, टर्म एंड कंडीशन पे जो है हमने सौदा कर लिया है, अगर ये टाइमली पेमेंट नहीं दे सकेगा तो इसकी दी हुई डाउन पेमेंट वो जो है वो क्या कर ली जाएगी? फ्रीज़ कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और अगर सौदे से मुकर गए कि हमने जो टाइमली जो है ना रजिस्ट्री इसके नाम पे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं करवा के दी, तो जो इसने डाउन पेमेंट बयाना दिया होगा उसका डबल वापस किया जाएगा। अब ये एक टर्म एंड कंडीशन फॉर एग्जांपल बन गई, ये कानून नहीं है लेकिन लोगों ने अपनी टर्म एंड कंडीशन बना ली, कानून में कहीं नहीं लिखा कि ऐसे करो, ठीक है, लेकिन ये एक लीगल है, एथिकली है, लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट भी क्या, ये टर्म एंड कंडीशन, ये शर्त जो है सोर्सेज ऑफ लॉ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट में कुछ ऐसे शर्त व शराइत लिखी जाती हैं, ये एक एग्जांपल दिए, बहुत ज़्यादा शर्त व शराइत, टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो कि सम टाइम लॉ मेकिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं कि वो जो लेजिस्लेचर है वो सोर्सेज ऑफ लॉ बनाते हुए इन सोर्सेज को, लीगल सोर्सेज में एग्रीमेंट्स को देखेगा कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कानून लिखा गया है जो कि वाकई रियल होना चाहिए, तो वो कानून बनाने के लिए उसको भी अपना हिस्सा, कानून का हिस्सा बना लेंगे, एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन को, वो भी लॉ बन जाएगा। या फिर ट्रीटीज़ होती हैं, बैनुल अक़वामी मुआहदात। ट्रीटीज़ किसे कहते हैं जी? बैनुल अक़वामी मुआहदात जो एक नेशन की गवर्नमेंट दूसरी नेशन की गवर्नमेंट से करती है, उन्हें ट्रीटीज़ कहते हैं। जैसे कि एक्स्ट्राडिशन का केस है, एक्स्ट्राडिशन मुसलमान की हवालगी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारा मुख्तलिफ कंट्री से है कि आपके जो है वो प्रिजनर्स या कोई भी कैदी या एब्सकॉन्डर्स जिन्हें कहते हैं इश्तिहारी, एब्सकॉन्डर भाग के आ जाएंगे तो हम वापस कर देंगे, हमारा कोई एब्सकॉन्डर आपके पास चला गया तो आप वापस कर देना। तो ऐसी ट्रीटीज़, ऐसे मुआहदे जो दो नेशंस करती हैं, जैसे कि जी
पानी का प्लांट लगाना है, बिजली का लगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, तो वो भी ट्रीटीज़ कहलाएंगी, ट्रीटीज़ कहलाएंगी, उसे ट्रीटीज़ कहते हैं। तो ये भी सोर्सेज ऑफ लॉ में बड़े एक अपना अहम किरदार अदा करती है। बहुत लेजिस्लेचर इसको ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को लेजिस्लेचर देखता है, ट्रीटी और कस्टम को लेजिस्लेचर देखता है। पार्लियामेंट जब लॉ मेकिंग कर रही होती है, बिल पास करना होता है असेंबली में, तो इन चीज़ों को देख के जो है वो बिल बनाया जाता है। बिल क्या है? एक लॉ है कि भाई लॉ पास करवाना है, पहले वो बिल होगा, जब वो पास हो जाएगा 2/3 जो है मेजोरिटी के साथ, वो क्या बन जाएगा? वो एक लॉ बन जाएगा। पहले खाली बिल था, रेकोजिशन थी, कोई विल थी, किसकी विल थी? सॉवरन की विल थी या स्टेट की विल थी। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने जब लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसमें उन्होंने ये सारे सोर्सेज ऑफ लॉ को यूज़ करके वो नया लॉ बनाना है। इसे कहते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, हाउ दे मेक लॉज, हाउ दे यूजेस द सोर्सेज टू मेक न्यू लॉज। ठीक हो गया? तो ये आपका आज का टॉपिक था फिलॉसफी ऑफ लॉ का, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है आपको, अब मज़ीद और देख लें इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है जी, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।